15 अगस्त 1947 आज आज़ाद भारत का पहला दिन था। 200 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार हमारा महान देश आज आज़ाद हो चुका था। एक तरफ करोड़ों भारतीय आज़ादी की खुशी में झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपसी बंटवारे के दर्द से कतरा रहे थे। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया के इतिहास में अब तक इतनी ज्यादा भीड़ कुंभ मेले के अलावा कहीं एकत्रित नहीं हुई थी। इस ऐतिहासिक घड़ी की तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ के जोश के सामने हर व्यवस्था नाकाम हो गई थी। लोगों को रोकने के लिए लगाई गई बलियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, वीआईपी गेस्टों के बैठने की गैलरी और रास्ते के दोनों ओर लगी रस्सियां, सब कुछ लोगों की उमड़ती लहरों में बह गया। बैंड वालों के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि ढोल बजाना भी नामुमकिन था। लोग इतने करीब करीब थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। उस भीड़ में हजारों ऐसी महिला भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। उन्हें भीड़ के दबाव में उनके बच्चे कुचले ना जाए और उन्हें भीड़ का धक्का लगता तो वे अपने बच्चों को हवा में उछाल देती थीं, और जैसे ही बच्चे गिरने लगते तो वे उन्हें फिर से पकड़ लेती थीं। और ये सिलसिला चला रहा था। एक समय तो ऐसा हुआ कि सैकड़ों बच्चे हवा में उछाला जा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बच्चों की बारिश हो रही थी। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे। उन्हें देखकर लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए। उनके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पगेला भी प्रिंसेस पार्क पहुंची। पहली बार भारत का तिरंगा फहराने वाले लॉर्ड माउंटबेटन दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। कुछ मिनट ऐसे बीते और फिर माउंटबेटन की बग्गी वहां पहुंची, जो लोगों के सैलाब के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिल्लाते हुए कहा कि लेट्स होस्ट द फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराया। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहराया गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर ही खड़े होकर तिरंगे को इस सलाम। ऐतिहासिक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे उन 5 लाख लोगों के मुख से पहली बार आवाज निकली, भारत माता की जय। और उन्होंने दूसरा नारा लगाया, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे इतिहास में इससे पहले किसी दूसरे अंग्रेज को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वो लोगों को इतनी दिली भावना के साथ ये नारा लगाते। उस दिन माउंटबेटन को ये चीज़ मिली जो उनकी परनानी विक्टोरिया को नसीब नहीं हुई थी, और न ही उनके किसी और संतान। और जब यह आवाज़ गूंजी तो माउंटबेटन के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उस ऐतिहासिक और माधुर्य क्षण में भारत के लोगों के दिलों में ऐसा उल्लास था कि प्लासी की लड़ाई, 1857 के अत्याचार और जलियांवाला बाग की खूनी दास्तान जैसे दुखद अध्याय मानो कहीं खो गए हों। जैसे ही भारतीय तिरंगा हवा में फहराया, उसके ठीक पीछे इंद्रधनुष उभर आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति भी भारत की आज़ादी का जश्न मनाने और उसे पल को और अधिक रंगीन बनाने के लिए तैयार थी। उस ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने के बाद जब माउंटबेटन अपनी बग्गी में बैठकर गवर्नमेंट हाउस की ओर बढ़े, तभी उनकी पत्नी एडविना ने थकी हारी महिलाओं को अपनी बग्गी में चढ़ा लिया। वो इतनी निढाल हो चुकी थी कि लगभग बग्गी के पहिए के नीचे आ गई थी। वो महिलाएं उन सीटों पर बैठ गईं जो काले चमड़े से मंडी हुई थीं और इंग्लैंड की राजा रानी के बैठने के लिए बनाई गई थी। इस बग्गी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, लेकिन उनके लिए कोई सीट उपलब्ध न होने के कारण वो बग्गी के हुड पर बैठ गए। ये दृश्य न केवल स्वतंत्रता का बल्कि बराबरी और भाईचारे का प्रतीक बन गया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको देश के पहले स्वतंत्रता दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे, जो आपको उस ऐतिहासिक दिन का अनुभव करवाएंगे जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। लेकिन उससे पहले हम 1945 में एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में और दूसरी तरफ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़कर रख दी थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर हम भारत में लंबे समय तक रहे तो वहां से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ऐसे में विश्व युद्ध पूरा होते ही जब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने रिचर्ड एटली, तो उन्होंने तुरंत बाद फैसला लेते हुए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे।
लेकिन समय बीतने के साथ ही भारत को आज़ाद करने की तारीख और नज़दीक आती चली गई। दरअसल भारत को आज़ाद करने की जिम्मेदारी देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को सौंपी गई। शुरुआत में माउंटबेटन इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 साल का समय लेने वाले थे, लेकिन अब भारतीय ब्रिटिश के हाथों से निकलता जा रहा था। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को आगाह किया कि अगर आपने जून 30, 1948 तक का इंतजार किया तो सट्टा लॉट के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस चेतावनी के बाद माउंटबेटन ने भारत को जल्दी आज़ादी देने का निर्णय लिया। उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ये जिद कर बैठे थे कि तुम्हें मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए। हालांकि जवाहर नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। यहां तक कि जिन्ना को पंडित नेहरू ने जगह आज़ाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर भी दे दिया था, लेकिन जिन्ना नहीं माने और माउंटबेटन ने उनकी शर्त मान ली। 2 जून आधी रात को एक बैठक हुई और माउंटबेटन ने खुद महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वो इस बैठक का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें डर था कि महात्मा गांधी कोई ऐसी बात न कह दें कि दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव न हो जाए। जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में रुक गए। गांधी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वाइसराय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत का दिन है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी पूरी योजना समझाई। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उनके पीछे कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने पूरे 5 लिफाफे भरे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है। मौन व्रत लेते समय मैं केवल 2 स्थितियों में भंग करने की गुंजाइश रखी है। पहली, किसी अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो। दूसरी, जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन व्रत भंग करूं। उसके बाद गांधीजी वहां से उठकर चले गए और अगले दिन यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता दी जाए। उसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 अलग-अलग देश का निर्माण होगा, जिनके संविधान भी अलग-अलग होंगे। ये एक दिलचस्प फैक्ट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख सोची नहीं थी, बल्कि जब पत्रकारों ने उनसे तारीख पूछी तब उन्होंने इस तारीख को चुना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के दौरान इसी तारीख पर उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। अचानक अपनी मर्जी से घोषित की गई आज़ादी की तारीख और लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा दिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब वो दिन करीब था जब पूरा देश आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने वाला था। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि आज़ादी के लिए तो 15 अगस्त की तारीख चुनी गई, फिर स्वतंत्रता समारोह 14-15 अगस्त के आधी रात को क्यों शुरू किया गया? तो उसके पीछे भी एक खास कारण था। दरअसल भारत के वरिष्ठ ज्योतिषियों के अनुसार 15 अगस्त का दिन ग्रह नक्षत्र की स्थिति के हिसाब से शुभ नहीं था। उन्होंने सलाह दी कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये दिन उपयुक्त नहीं है और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। इसलिए निर्णय लिया गया कि 14 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाए, ताकि यह हर दृष्टि से सही साबित हो। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 14 अगस्त की रात 11 बजे दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र शुरुआत सुचेता कृपलानी ने की, जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सबसे पहले आलम इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत पढ़ा। 11:55 पर स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी उस प्रतिज्ञा को काफी हद तक पूरा करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। उन्होंने आगे कहा, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं। उनके इन शब्दों में आज़ादी के महत्व और नए भारत के सपने को बखूबी अभिव्यक्ति किया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंखनाद की गूंज पूरे सेंट्रल हॉल में फैल गई। वहां मौजूद लोगों की आंखों से खुशी और भावुकता के आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सारा माहौल गूंज उठा।
इसके बाद आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बीच हजारों भारतीय ऐतिहासिक छोड़ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू संसद से बाहर आए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार सुखवंत सिंह ने उसे भावनात्मक पल को याद करते हुए लिखा, हम सब रो रहे थे। अनजान लोग एक दूसरे से खुशी से गले मिल रहे थे। वहीं एक वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार ने इस क्षण का अनुभव साझा करते हुए लिखा, सड़कों पर लोग खुशी से झूमते और चिल्लाते नजर आ रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी जाति और धर्म के भेद को भुलाकर आज़ादी का जश्न मना रहे थे। माहौल ऐसा था कि मानो ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल की पूर्व संध्या हो। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। आइए इस ऐतिहासिक क्षण की दुर्लभ वीडियो देखते हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। आज़ादी का ये ऐसा दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा था। भारत की तरफ भारत का तिरंगा लहरा रहा था। लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर देशभक्ति के गीत गा रहे थे। हर तरफ भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, जय हिंद और जय भारत के नारे गूंज रहे थे। और आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हुए सभी भारतीय उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए जय हिंद के नारे लगा रहे थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का खौफनाक दर्द भी सहन कर रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा नहीं बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा से भारी काली रात थी, जिस विषय में आप हमारी रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो मित्रों, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जिन महान क्रांतिकारियों ने अपने सुखद जीवन और प्राणों को भी दांव पर लगा दिया, उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद।